हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 6 का जो 6 चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, हमारे आसपास की सामग्री, उसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सामग्री क्या होता है, सामग्री से पदार्थ कैसे बनता है, और पदार्थ में बहुत तरह का पदार्थ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। कठोर पदार्थ क्या है, मुलायम पदार्थ क्या है। तो अब पार्ट 2 में हम लोग आगे बढ़ते हुए शुरुआत करेंगे पारदर्शिता के बारे में। पारदर्शिता क्या होता है, मतलब अब हम लोगों को वस्तुओं को पारदर्शी के आधार पे बांटना है। तो देखिए, वस्तु को आप पारदर्शी के आधार पे 3 भाग में बांट सकते हैं। अब पारदर्शिता होता क्या है उसको समझ लीजिए। देखिए, पारदर्शिता का मतलब होता है किसी वस्तु के आर पार आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। तो किसी वस्तु के पार आप कितना देख पा रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पारदर्शिता। तो किसी वस्तु से आर पार आप देख पा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ है। अगर किसी वस्तु से आप आर पार नहीं देख पा रहे हैं तो हम बोलेंगे वह वस्तु जो है वह क्या है, वह अपारदर्शी है। लेकिन कुछ वस्तु ऐसा होता है जिससे उसके पार जो है कुछ तो दिखता है लेकिन कुछ नहीं दिखता है। मतलब कुछ दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, पूरा पूरी ना दिखेगा, ठीक है ना, पूरा पूरी क्या होगा आपको, तो पूरा पूरी क्लियर नहीं दिखता है लेकिन कुछ दिखता है। तो वैसे पदार्थ को हम लोग पारभासी पदार्थ भी बोलते हैं। तो पारदर्शिता का मतलब हो गया प्रकाश के गुजरने की क्षमता। तो किसी वस्तु से कितना प्रकाश गुजर रहा है, इसी के क्षमता को हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शिता। तो किसी वस्तु से प्रकाश गुजरेगा तभी तो उस पार आप देख पाइएगा। किसी वस्तु से जब प्रकाश ही नहीं गुजरेगा तो उसके आर पार आपको नहीं दिखेगा। अगर किसी वस्तु से थोड़ा सा प्रकाश आपको उस पार गुजर रहा है, पास कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा उस पार आपको दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। तो पारदर्शिता के आधार पे हम लोग वस्तुओं को 3 भाग में बांटेंगे। एक हो जाएगा पारदर्शी, क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ। तो ऐसा पदार्थ जिसके आर पार हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, पूरा क्लियर देख सकते हैं, वैसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। तो जिन सामग्रियों या जिन वस्तुओं के आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उन पदार्थों को हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। इसी को इंग्लिश में हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी पदार्थ। अब पारदर्शी पदार्थ में क्या होता है भैया, तो जो भी पारदर्शी पदार्थ होगा उसके आर पार लाइट पास कर जाएगा। जैसे ये जो आपको ये ग्लास दिखा रहे हैं, ये चश्मा का, इससे लाइट क्या और आर पार हो रहा है, तभी तो हम आर पार देख पा रहे हैं, ठीक है। तो जिस वस्तु से, जिस पदार्थ से आप आर पार देख पा रहे हैं, इसका मतलब उससे लाइट पास कर रहा है। तो जो पारदर्शी पदार्थ होता है उससे लाइट जो होता है पूरी तरह का होता है, पास कर जाता है। दूसरा याद रखिएगा, पीछे का जो भी वस्तु यहाँ पे होगा वो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा क्योंकि लाइट पास कर गया। तो जिस पदार्थ से, जिस वस्तु से लाइट पास कर जाता है, आप उसके आर पार चीजों को देख पाते हैं, वैसे वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी वस्तु बोलेंगे। जैसे कांच हो गया, कांच से हम लोग आर पार देख लेते हैं। जल से भी हम लोग आर पार देख लेते हैं। साफ जल होना चाहिए। ये नदी वाला जल जब शांत हो जाता है या पोखरा का जल शांत हो जाता है ना, एकदम स्थिर हो जाएगा, जब उसमें धूल मिट्टी नीचे बैठ जाएगा तो आप उसको आसानी से आर पार देख सकते हैं। तो जो साफ जल है वो भी क्या, आपका पारदर्शी पदार्थ है। हवा जो है ये भी क्या है, पारदर्शी है। हवा के आर पार हम लोग देख पा रहे हैं। जो सेलोफेन कागज होता है उससे भी हम लोग आर पार देख पाते हैं। कोई प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक में आर पार आप देख पाते हैं, कुछ में नहीं देख पाते हैं। कुछ ऐसा भी प्लास्टिक होता है जिसे धुंधला धुंधला दिखता है, कुछ दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। तो कुछ प्लास्टिक के आर पार भी आप देख पाते हैं, ठीक है। पॉलिथीन में भी, काला वाला पॉलिथीन में आप आर पार नहीं देख पाइएगा, लेकिन उजला वाला अगर पॉलिथीन होगा उसमें आप आर पार देख सकते हैं। तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। तो याद यहाँ पे 2 चीजें रखना है। पारदर्शी मतलब पार हो जाए, जिसके लाइट पार हो जाए। तो पारदर्शी पदार्थ मतलब जिसके आर पार आप देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं, क्योंकि उससे लाइट जो होता है आर पार हो जाता है। जब तक लाइट आर पार होगा नहीं तब तक आप उसके पीछे नहीं देख पाइएगा, उसके आर पार नहीं देख पाइएगा। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला है अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब ऐसा पदार्थ जिसके आर पार आप नहीं देख पाइएगा। जैसे इस बोर्ड के आर पार हम नहीं देख पा रहे हैं तो ये बोर्ड जो है वो क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। इस हाथ के आर पार हम नहीं देख पाएंगे तो ये हाथ जो है मेरे लिए क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा।
कोई कार्डबोर्ड ले लीजिए, उसके आर पर आप नहीं देख पाइएगा तो क्या होगा, अपारदर्शी हो गया। कोई लकड़ी हो गया, उसके आर पर आप नहीं देख पाइएगा तो लकड़ी जो है वो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। तो जिन सामग्रियों या जिन वस्तुओं के आर पार देखा नहीं जा सकता है, उन वस्तुओं को, उन सामग्रियों को हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग ओपेक बोलेंगे, ओपेक सब्सटेंस या ओपेक मटेरियल। ठीक है, समझ गए। तो अपारदर्शी पदार्थ आप समझ गए जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते, एकदम नहीं दिखेगा। तो ऐसा पदार्थ जिसके आर पार हम लोग एकदम नहीं देख सकते हैं, वैसे पदार्थ को या वैसे वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। क्यों हम नहीं देख पा रहे हैं उसके आर पार, क्योंकि लाइट जो है उसे पास नहीं करेगा, हाथ से लाइट पास नहीं करेगा, कार्डबोर्ड से लाइट पास नहीं करेगा, इस बोर्ड के पार लाइट पास नहीं कर रहा है। तो किसी वस्तु से अगर लाइट पास नहीं कर रहा है तो उसके पीछे, मतलब उसके आर पार हम लोग वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, तो वैसे वस्तुओं को हम लोग अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। जैसे प्रकाश को क्या करता है, ये नहीं गुजरने देता है, जिससे पीछे की वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं, आर पार नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं लकड़ी का कार्डबोर्ड हो गया, या गेट हो गया, दीवार हो गया, ठीक है, इस सब से हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं। रबर हो गया, इससे हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। एक तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पारभासी। क्या बोलेंगे, पारभासी। तो पारभासी जो होता है ऐसा पदार्थ जिसके आर पार हम कुछ देख पाते हैं और कुछ नहीं देख पाते हैं, वैसे पदार्थ या वैसे वस्तुओं को हम लोग पारभासी वस्तु बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है अर्ध पारदर्शी, मतलब आधा वो पारदर्शी होगा और आधा वो पारदर्शी नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, पारभासी को हम लोग अर्ध पारदर्शी भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलूकेंट बोलते हैं। तो ऐसा पदार्थ या ऐसा वस्तु जिसके आर पार हम लोग कुछ देख पाते हैं और कुछ नहीं देख पाते हैं, मतलब पूरा क्लियर हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, वैसे वस्तु को, वैसे पदार्थ को हम लोग पारभासी वस्तु बोलेंगे। तो जिन सामग्रियों या वस्तुओं के आर पार हम लोग स्पष्ट रूप से पूरा क्लियर नहीं देख पाते हैं, लेकिन कुछ हद तक देखा जा सकता है, वैसे पदार्थ को हम लोग पारभासी पदार्थ बोलते हैं। तो घर में भी आप देखिएगा पारभासी वस्तु का हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे शीशा उसा हम लोग ऐसा लगाते हैं खिड़की में, जिसे कुछ उस पार दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। बाथरूम में भी मूवी समय देखिएगा, बाथरूम में भी कुछ ऐसा ग्लास ऊपर लगाया जाता है जिसमें आपको कुछ दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो बहुत जगह पर हम लोग इस तरह का ग्लास का या इस तरह के वस्तुओं लगाते हैं जिससे कुछ आर पार दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। सबसे सिंपल आप याद कीजिए, छोटे बच्चे जब हम लोग थे तो पेंटिंग जो करते थे, पेंटिंग करने नहीं आता था तो हम लोग क्या करते थे, पेपर में तेल लगा लेते थे। अब तेल लगाने से जैसे रखते थे तो नीचे का जो वस्तु था, नीचे का जो फिगर था बुक में वो दिखता था, उसको हम लोग क्या करते, पेंसिल से छाप लेते थे। तो अगर किसी पेपर में आप तेल लगा दिए हैं, ठीक है, तेल लगा दिए, तो उसके आर पर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो तेल लगा हुआ जो पेपर होगा या बटर लगा हुआ जो पेपर होगा, उसके आर पर आप क्लियर नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ तो देख सकते हैं। तो वैसे पदार्थ को पारभासी वस्तु हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अर्ध पारदर्शी में याद रखिएगा, कुछ प्रकाश जो होगा गुजरेगा और कुछ प्रकाश नहीं गुजरेगा, जिससे पीछे की वस्तुओं को हम लोग पूरा तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन धुंधली वस्तु देख पाएंगे। मतलब पीछे पता चल जाएगा ये आदमी है कि जानवर है या कौन पदार्थ है, उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। ठीक है, तो पारभासी वस्तु का एग्जाम्पल याद रखिएगा, बटर पेपर या ऑयली पेपर। दूसरा फ्रॉस्टेड कांच। अब यहाँ पे आप देखिए क ख ग घ, कौन इसमें पारदर्शी है, कौन अपारदर्शी है और कौन पारभासी है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, इसके आर पार कुछ तो दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, ये क्या हो गया, पारभासी वस्तु हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा क्लियर दिख रहा है, ये क्या हो गया, पारदर्शी वस्तु हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो दीवार है इसके आर पर हम लोग नहीं देख पा रहे थे, ये क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। यह जो वृक्ष है इसके आर पर हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो ये क्या होगा, अपारदर्शी हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कांच का गिलास क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। बटर पेपर क्या हो गया, इसके आर पर कुछ देख पाएंगे कुछ नहीं देख पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पारभासी हो जाएगा। रबर इसके आर पर नहीं देख पाएंगे तो क्या होगा, अपारदर्शी हो जाएगा। फ्रॉस्टेड कांच, इसके आर पार कुछ देख पाते हैं कुछ नहीं देख पाते हैं, तो ये पारभासी हो गया। लकड़ी का बोर्ड, इसके आर पार नहीं देख पाएंगे तो ये अपारदर्शी हो गया। और खिड़की का कांच जो होता है वो जनरली हम लोग ऐसे लगाते हैं जिसके आर पार देख पाते हैं,
कुछ ऐसा भी खिड़की हम लोग लगाते हैं जिसके आर पार पूरा नहीं देख पाते हैं, तो ये दोनों तरह का हो सकता है, पारभासी भी हो सकता है और पारदर्शी भी हो सकता है, या कुछ ऐसा भी गिलास लगा दिया जाता है जिससे आर पार कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये तीनों तरह का गिलास हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आप अपने घर में या कहीं देख रहे हैं तो वो कैसा गिलास है। अब हम लोग पदार्थ को बांटेंगे विलीयता के आधार पर, मतलब घुलनशीलता के आधार पर। तो पदार्थों को अगर हम वर्गीकरण करेंगे किसके आधार पे, जो कौन पदार्थ पानी में घुल रहा है और कौन पदार्थ पानी में नहीं घुल रहा है, तो घुलने के आधार पे भी हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो विलीयता का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, जल में या किसी भी लिक्विड में, जल ही मान लेते हैं क्योंकि जल का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो जल में कोई पदार्थ कितना घुला इसी को हम लोग बोलते हैं घुलनशीलता, या इसी को हम लोग बोलते हैं विलीयता। क्या बोलेंगे? विलीयता। विलीयता या घुलनशीलता सेम शब्द है, ध्यान रखिएगा। तो विलीयता या घुलनशीलता का मतलब होता है पानी में कोई पदार्थ कितना घुला, कोई ज्यादा घुल सकता है, कोई कम घुल सकता है, या कोई ऐसा पदार्थ होगा जो घुले ही नहीं। तो पदार्थ दो तरह का हो सकता है, एक घुलनशील पदार्थ और एक होगा अघुलनशील पदार्थ। घुलनशील पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जो घुल जाए, तो जो पानी में पदार्थ घुल जाएगा उसको घुलनशील पदार्थ बोलेंगे, और जो पानी में नहीं घुलेगा उसको अघुलनशील पदार्थ बोलेंगे। जैसे चीनी पानी में घुल गया, नमक पानी में घुल गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? घुलनशील पदार्थ बोलेंगे। लेकिन वही आप पानी में डाल दीजिए, कोई मसाला डाल दीजिए, पानी में आप क्या कीजिए, बालू को डाल दीजिए, पानी में मिट्टी को डाल दीजिए, तो नहीं घुलता है। इसका मतलब जो बालू है, जो मिट्टी है, या तेल को डाल दीजिए, ये पदार्थ जो है पानी में, जल में नहीं घुलते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग अघुलनशील पदार्थ बोलेंगे। तो घुलनशील पदार्थ जो घुल जाए, अघुलनशील पदार्थ जो नहीं घुले। अब दवा जितना भी हम लोग सिरप लेते हैं, वो सिरप में लगता है जो पदार्थ घुला हुआ है, लेकिन वो घुला हुआ नहीं रहता है, ठीक है, वो अलग तरह का विलयन होता है जिसको हम लोग कोलाइडिव विलयन बोलते हैं। तो वहां पे ध्यान रखिएगा, वहां पे लगेगा आपको घुल गया है, लेकिन धीरे 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 क्या होगा, नीचे जाकर बैठ जाएगा और दवा नीचे चला जाता है, बाकी लिक्विड ऊपर आता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हिलाते हैं। तो कोई भी दवा जब हम लोग को लेना पड़ता है तो हिला के उसको तब लेते हैं ताकि वो घुल जाए कुछ देर के लिए। जैसे मिट्टी को आप घोलिए पानी में तो लगता है घुल गया, पानी तो गंदा हो गया, घुल गया, लेकिन नहीं, वो घुला नहीं है। धीरे 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 मिट्टी नीचे बैठ जाएगा और पानी क्या होगा, आपका साफ हो जाएगा। किसी गिलास में मिट्टी रख के घोलिएगा और कुछ देर छोड़ दीजिएगा, तो शुरुआत में लगेगा आपको घुला हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद देखिएगा तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगा और पता चल जाएगा जब मिट्टी जो है पानी में नहीं घुल सकता है। तो घुलनशील पदार्थ समझ गए? तो घुलनशील पदार्थ मतलब सॉल्युबल। घुलनशील पदार्थ को एक और नाम बोल सकते हो विलेय पदार्थ। तो विलेय पदार्थ मतलब घुलनशील पदार्थ जो पानी में घुल जाए, और एक होगा अविलेय पदार्थ जो पानी में नहीं घुले, अघुलनशील पदार्थ, ठीक है। तो घुलनशील और अघुलनशील। यहाँ पे देखिए, चीनी को रखिए, नमक को रखिए, घुल जाएगा। चीनी रखिएगा तो पता भी नहीं चलेगा, नमक में थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बालू वालू मिट्टी उट्टी रखिए तो नहीं घुलेगा। तो नमक और चीनी जो है भैया घर में हम लोग का रहता ही है, ये पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है, ठीक है। अघुलनशील पदार्थ या अविलेय पदार्थ आप बोल सकते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, जैसे तेल हो गया, रेत हो गया, बालू हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, या लोहा का बुरादा, लकड़ी का बुरादा, कोई पाउडर हो गया, ठीक है, ये सब पानी में नहीं घुलता है। मसाला जितना भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हल्दी हो ना, ये सब जितना चीज है वो पानी में नहीं घुलता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, अघुलनशील पदार्थ बोलते हैं। समझ गए? तो जल में देखिएगा बहुत सारे पदार्थ, अधिकतर पदार्थ घुल जाते हैं, बहुत सारे पदार्थ नहीं भी घुलते हैं, जिसका उदाहरण हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे जल में क्या ठोस ही घुलता है। जल में जो है वह कोई लिक्विड, कोई द्रव घुलता है कि नहीं घुलता है? घुलता है। जैसे नींबू का रस ले लीजिए, पानी में घोलिए, घुल जाएगा। सिरका ले लीजिए, पानी में घोलिए, घुल जाएगा, ठीक है। दूध को घोलिए, पानी में घुल जाएगा। तो अल्कोहल को लीजिए, पानी में घुल जाएगा। पूरा अल्कोहल बिना पानी का तो होता नहीं है, पानी उसमें मिक्स किया जाता है। तो बहुत सारा द्रव ऐसा होगा जो पानी में घुल जाएगा, बहुत सारा द्रव ऐसा होगा जो पानी में नहीं घुलेगा। जैसे तेल हो गया, नहीं घुलेगा, ठीक है। अब तेल में पेट्रोल, डीजल, मोबिल, चाहे मिट्टी का तेल, किरोसिन तेल जिसको बोलते हैं, ठीक है,
या कड़ू तेल, ठीक है, कोई तेल अगर आप पानी में घोलिएगा तो नहीं घोलेगा, ठीक है। तो किरोसिन तेल हो गया, डीजल मोबिल जो भी हो, ये सब पानी में नहीं घुलता है। अगला है गैस। क्या गैस पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है? तो बहुत सारा गैस नहीं घुलता है पानी में, लेकिन बहुत सारा गैस घुलता है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है ये भी पानी में घुला रहता है, तभी तो सभी जीव जो होते हैं पानी वाले जलीय जीव जो होते हैं वो ऑक्सीजन को ले पाते हैं। कौन ऑक्सीजन? जो पानी में घुला हुआ है वही ऑक्सीजन। तो जल में याद रखिएगा ऑक्सीजन भी घुला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी घुला हुआ है जल में, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दो गैस जो है ये घुला होता है किसमें? जल में। इसके अलावा भी कुछ गैस होता है, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण गैस होता है। तो ये दोनों गैस जो होता है वो जल में घुला रहता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पानी में घुलती है, जीवन के लिए जरूरी है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड सीमित रूप से, ऑक्सीजन ज्यादा घुला रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम घुला रहेगा, सीमित रूप से घुलती है। और पानी में याद रखिएगा जल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड घुल गया तो इस विलयन को हम लोग बोलते हैं सोडा, सोडा वाटर, सोडा वाटर। सोडा वाटर कुछ नहीं, सोडा वाटर मतलब जल में आप क्या घोल दिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो भी आप सोडा वाटर पीते हैं उसमें क्या है? पानी है और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कोल्ड ड्रिंक है, क्या है? पानी है, कुछ उसमें मीठा के लिए चीनी उनी जो मिला दे, अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलता है उसी को हम लोग सोडा वाटर बोलते हैं। अब देखिए ORS, ठीक है। ORS बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी मुंह और पेट डायरेक्ट हो जाए या गर्मी में आपको, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी एक्सेस निकलता है, यूरिन के द्वारा तो कम ही निकलता है, सब स्वेट के रूप में, पसीना के रूप में सब निकल गया, तो बॉडी में पानी का कमी हो जाता है, उसमें हम लोग ORS का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है और बहुत बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें सबसे बेस्ट यही काम करता है, हॉस्पिटल जाने से भी आपको बचाएगा और आपको लाइफ भी दे देगा, मतलब मरने से बचा लेता है। बॉडी बहुत जल्दी क्या होता है? खत्म हो जाता है। डिहाइड्रेशन भी नीचे से भी निकल रहा है और ऊपर से भी बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो वोमिटिंग भी हो रहा है और लूज मोशन भी हो रहा है, तो दोनों दिक्कत है, ठीक है। एक ही होता है तो हालत खराब हो जाता है। तो इसमें आप ORS लेना है। तो इसका पाउडर सबसे बेस्ट है, जो पाउडर बहुत सस्ता मिल जाता है। अब उसमें रंगीन हाई हाउ नहीं खोजना है, सादा ले लीजिए ORS, उसको घोल के पी लीजिए, ठीक है। या नजदीक में है तो दुकान में वो वाला जो एप्पल का आता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन ORS जो ओरिजिनल होगा सादा वाला वही लीजिए। अब इसमें अलग अलग ऑरेंज टेस्ट में आता है, अलग अलग टेस्ट में आता है, तो उतना टेस्ट में नहीं जाना है। अब देखिए घर पे भी आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लेना क्या है? यहाँ आपको नमक लेना है, लेकिन नमक हम लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के फॉर्म में चीनी के साथ लेंगे तो वो चला जाता है बॉडी में। तो 6 चम्मच आपको चीनी ले लेना है, आधा चम्मच नमक और 1 लीटर पानी लेके घोल देना है, ये आपका ORS तैयार हो गया, ठीक है। एक बार बना लीजिए और पीते रहिए। अब हम लोग बात करेंगे पदार्थ का द्रव्यमान। तो देखिए पदार्थों को हम लोग उसके द्रव्यमान के आधार पे, भारीपन के आधार पे भी हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं कि कौन पदार्थ हल्का है और कौन पदार्थ भारी है। तो पदार्थ का यह भी गुण होता है कि कोई हल्का होता है, कोई भारी होता है। लोहा को उठाइए भारी दिखेगा ना, रुई को उठाइए हल्का दिखेगा, कागज को उठाइए हल्का दिखेगा। तो बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो हल्का होते हैं, बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो भारी होते हैं। तो भारी और हल्का के आधार पर भी हम लोग पदार्थों को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं भारीपन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए वस्तु का 2 गुण होता है जो इसका नेचर होता है। वस्तु एक तो जगह छेकेगा, जगह, एक तो जगह घेरेगा भैया, दूसरा इसमें क्या होगा? वजन होगा। क्या होगा? वजन होगा, मतलब भारी होगा, द्रव्यमान होगा। तो वस्तु जगह भी घेर रहा है, वस्तु है तो जगह पक्का घेरेगा, हवा हो तब, या कोई ठोस हो तब, कोई द्रव हो तब, कोई गैस हो तब, और जगह घेरेगा। उसके बाद उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, कम हो ज्यादा हो, कुछ ना कुछ उसका वजन होगा। तो हवा हो तब, द्रव हो तब, ठोस हो तब। तो कोई वस्तु जो है वो कितना भारी है उसी को हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान। क्या बोलेंगे? द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को समझिए 2 तरीके से। एक हो गया आपका, एक होता आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, और एक होता है भार। दोनों में अंतर होता है। द्रव्यमान का मतलब होता है उसमें कितना मटेरियल है, कितना मटेरियल है,
जैसे मोटा आदमी होगा ज्यादा मटेरियल है, पतला आदमी होगा कम मटेरियल है। तो द्रव्यमान का मतलब हो गया किसी वस्तु में कितना मटेरियल है, कितना सामग्री है, ज्यादा है कि कम है, उसको हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। और एक होता है भार, जिसका फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं। भार का मतलब होता है उसका वजन। तो द्रव्यमान से हमेशा वजन क्या होगा, ज्यादा होगा। वजन जो होता है यह एक बल हो गया, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कितना खींच रहा है उसको भार बोलेंगे। तो भार क्या होगा, बल हो गया। लेकिन द्रव्यमान जो है ये बल नहीं है, ये मटेरियल है, उसमें कितना मटेरियल है। लेकिन ध्यान रखिएगा द्रव्यमान को नापना आसान नहीं है। ये जो तराजू राजू पर जो भी हम लोग मापते हैं वो भार मापते हैं, बल माप रहे हैं, और तो उसको कितना बल से खींच रहा है, बात समझे। तो द्रव्यमान मापने के लिए अलग हम लोग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, अलग यंत्र होता है। लेकिन हर जगह तो हम लोग भारी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए द्रव्यमान की जगह पर हम लोग भारी बोल देते हैं। तो द्रव्यमान और भार केमिस्ट्री में लगभग कोई फर्क नहीं करता है, लेकिन फिजिक्स में फर्क होता है। भार जो होगा चांद पे कुछ और होगा, पृथ्वी पे कुछ और होगा, दूसरे ग्रह पे कुछ और होगा। लेकिन द्रव्यमान कहीं पे भी चले जाए मटेरियल तो सेम रहेगा। तो मटेरियल सेम है तो द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर भारी वस्तु है, द्रव्यमान लिखना सही नहीं, याद रखिए द्रव्यमान निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित। और ये जो होता है निश्चित नहीं होता है, द्रव्यमान फिक्स है। लेकिन द्रव्यमान और भार हम लोग इतना इस्तेमाल करते हैं जो द्रव्यमान को हम लोग भार ही मान लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो भार इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब भार तो अलग हो गया, द्रव्यमान हो गया अलग हो गया। तो याद रखिएगा हम लोग द्रव्यमान की जगह पे भार ही बोल देते हैं, लेकिन बोलना गलत होता है। कोई चीज बोलना है भारी है तो हम द्रव्यमान का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग भार का बात कर रहे हैं, क्योंकि द्रव्यमान तो हम लोग माप ही नहीं सकते हैं। तो कोई वस्तु अगर भारी है मतलब उसका द्रव्यमान जो है अधिक है। द्रव्यमान अधिक नहीं है, द्रव्यमान तो फिक्स ही है, उसका भार अधिक है। तो भारी वस्तु है उसका द्रव्यमान अधिक है। कोई वस्तु अगर हल्का है तो उसका द्रव्यमान क्या है, कम है। तो द्रव्यमान हम लोग गलती से बोल रहे हैं, याद रखिएगा। एक्चुअल में हम लोग भार का बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में हम लोग क्या मापते हैं, भार मापते हैं, लेकिन हम लोग उसको गलती से क्या बोल रहे हैं, द्रव्यमान बोल रहे हैं, ठीक है। अब वस्तु को भार मापना है तो आप ग्राम में भी माप सकते हैं। हम लोग ग्राम में भी सामान को लेते हैं, केजी में भी लेते हैं, ज्यादा हो जाता है पसेरी में लेते हैं, और ज्यादा हो जाता है तो कुंटल में भी लेते हैं। वो जो बरियाती सब में प्याज वाज मुर्गा मछली जो भी लेना है तो किस में लीजिएगा, कुंटल में लीजिएगा, ठीक है। और अकेले जाना है सब्जी खरीदना है तो ग्राम में लीजिएगा, 10 ग्राम 20 ग्राम, 20 ग्राम नहीं 250 ग्राम 500 ग्राम। अब फैमिली है केजी में लीजिएगा, बड़ा फैमिली है मेरे तरह तो किस में लीजिएगा, पसेरी में लीजिएगा। अब देखिए एक हो गया आपका वस्तु का भार या द्रव्यमान, समझ गया। द्रव्यमान क्लियर है, वस्तु में कितना मटेरियल है। किसी वस्तु में ज्यादा मटेरियल हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। और भार मतलब उस वस्तु पर पृथ्वी कितना बल लगा रहा है। तो पृथ्वी पर कुछ और भार होगा, चंद्रमा पे कुछ और भार होगा। लेकिन जो मेरे अंदर मटेरियल, हम चांद पे चले जाए तब, मंगल पे चले जाए तब, और पृथ्वी पे रहता, मेरा जो मटेरियल है, जो द्रव्यमान है वो फिक्स रहेगा, लेकिन मेरा भार बदल जाएगा। बल ज्यादा होगा तो ज्यादा भार होगा, बल कम होगा तो कम लगेगा। अब देखिए, अब एक हो गया आपका, क्लियर कर दिए एक द्रव्यमान, और दूसरा एक आपको ध्यान रखना है क्या, ठीक है, आयतन। आयतन का मतलब होता है कोई वस्तु कितना जगह घेरता है। तो कोई वस्तु जितना जगह घेरेगा वह उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो आयतन का मतलब हो गया पदार्थ या वस्तु द्वारा घेरा गया जगह, कितना जगह घेरा। जैसे हम इतना जगह घेरे तो मेरा इतना क्या होगा, आयतन हो गया। ये पेन इतना जगह घेरा तो इसका आयतन हो गया। तो कोई वस्तु कितना जगह घेर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयतन। तो अगर छोटा वस्तु होगा तो उसका छोटा आयतन होगा, बड़ा वस्तु होगा तो बड़ा आयतन होगा। अब यहां पे ध्यान रखना है, एक ले लीजिए आप रुई, क्या ले लीजिए, रुई, कॉटन ले लिए रुई, और एक ले लिया आप लोहा, आयरन ले लिए लोहा। तो यहां पे देखिए जो कॉटन होगा इसका आयतन क्या होगा, ज्यादा होगा। आयरन जो होगा उसका आयतन कम होगा। लेकिन आयरन का वजन क्या है, ज्यादा है, इसका वजन जो है वो क्या है, ज्यादा, और इसका आयतन क्या है, कम। आयतन क्या है, कम। लेकिन कॉटन का देखिए वजन क्या है, वजन कम है, लेकिन आयतन क्या है, ज्यादा है।
आयतन क्या है, ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु का वजन कम हो सकता है लेकिन आयतन ज्यादा हो सकता है। किसी वस्तु का ऐसा भी हो सकता है आयतन ज्यादा हो लेकिन वजन कम हो। ये नहीं कि आयतन ज्यादा है तो वजन भी क्या होगा, उसका ज्यादा होगा, ऐसा बात नहीं है। तो वस्तु का वजन अलग चीज होता है और आयतन अलग चीज होता है। आयतन मतलब कितना जगह घेरा है। गैस को ले लीजिए, उसका आयतन ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा फैलता है, तो जितना फैलेगा वस्तु उसका आयतन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जो आयतन होता है उसका यूनिट याद रखिएगा, आयतन को हम लोग मापते हैं, ठीक है, किसमें, मीटर क्यूब में। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। इसको सेंटीमीटर क्यूब में भी माप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और यूनिट होता है लीटर और मिलीलीटर। तो लीटर में भी और मिलीलीटर में भी हम लोग मापते हैं, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे एक एनसीईआरटी में दिया, इस डाटा को याद रखिएगा। 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 1 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो एक आप लकड़ी लिए जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कितना है, 1 मीटर है, ऊंचाई भी 1 मीटर और लंबाई भी 1 मीटर, सब 1 मीटर है। तो इसमें जो पानी अटेगा या दूध अटेगा या कोई भी लिक्विड अगर रख रहे हैं, इसमें जो अटेगा उसका आयतन कितना होगा, 1 लीटर होगा। 1 लीटर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहां पे क्लियर हो गया, कॉटन का आयतन लोहे से अधिक हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो लोहा का क्या होगा, अधिक होगा, और कॉटन का जो होगा, कपास का, वो क्या होगा, कम होगा। तो ये दोनों अलग अलग चीज है, कौन, द्रव्यमान और आयतन। तो यहां पे भैया हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 6 का जो 6 चैप्टर था, हमारे आसपास की सामग्री, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें बहुत सारे चीजों को हम लोग सीख गए हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी ना, भारी वस्तु, हल्का वस्तु, आयतन क्या होता है, कौन वस्तु आयतन ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये सारे चीज हम लोग सीख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ पे सारे पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी फ्रेंड्स आपको इस चैनल से जुड़ सके और उनका भी साइंस का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा एनसीईआरटी जो है हिंदी में हम कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें इंग्लिश वर्ड को भी हम जोड़ रहे हैं, जिससे आपका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट का जिस तरह साइंस मजबूत होता है भैया, उस तरह आपका भी साइंस मजबूत होगा, एकदम मजबूत होगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिए और रेगुलर वीडियो को आप देखिए, समझिए और उसका नोट्स बनाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं टेलीग्राम का, वहां पे जाके इसको आप क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के साथ साथ कॉपी में भी आप लिखिए, ताकि मोबाइल पे भी आप पढ़ लीजिए, और कॉपी में रहेगा तो आपका रहेगा, अपना मटेरियल रहेगा, अपने हाथ से आप लिखे रहिएगा। तो कॉपी में भी लिख लीजिए और ऑनलाइन के लिए आप मोबाइल में भी इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो टेलीग्राम का नीचे चैनल का लिंक दे दिए, वहां से आप इसको जुड़ जाइए। और सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया सब्सक्राइब कर लो, कहीं बहुत मेहनत से, हिंदी में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाता है बनाने में, ठीक है। तो इंग्लिश का ऑलरेडी मेरा चैनल है, लेकिन आपके लिए स्पेशल हिंदी मीडियम के लिए हिंदी मीडियम साइंस एक चैनल बना दिया, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका चैनल है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, जय हिंद।